ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 6.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें आपके पास है पहला सवाल, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। कोई भी संख्या आपको दी होगी, उसका अगर वर्ग ज्ञात करना है तो आपने उसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देनी है। जैसे आपके पास पहली रकम आपके पास क्या दी हुई है, इन्होंने 32 दी हुई है कि आपने 32 का वर्ग ज्ञात करना है। 32 का वर्ग मतलब आपने 32 को 32 से गुना कर देनी है, क्योंकि आपकी घात क्या है, 2। जितनी भी घात होती है हम उस संख्या को उतनी बार गुना करते हैं ना। तो यहाँ पे जब वर्ग होता है तो वर्ग का मतलब घात कितनी बनेगी, 2 बनेगी। तो 32 को आपने 32 से गुना कर लेनी है। जो आपका गुणनफल आएगा वो आपका आंसर बनेगा। ठीक, इसी तरह से जैसे अगली रकम आपके पास 35 है, तो आपने क्या करना है, 35 का वर्ग ज्ञात करना है। 35 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, 35 को आपने 35 से ही गुना कर देनी है। 35 को आपने 35 से गुना कर देनी है और जो आपका गुणनफल आएगा वो आपका आंसर बनेगा। क्लियर। अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमें क्या कहता है कि आपका पाइथागोरियन त्रिक है जिसका एक सदस्य 6 है। अब पाइथागोरियन त्रिक में 3 सदस्य होते हैं। एक होता है 2m, एक होता है m² + 1 और एक होता है m² - 1। अब जो आपको दी हुई संख्या है वो क्या है, 2m, जिसको हम वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 6। तो अब हमने सवाल को हल करना है, तो उसके लिए पहले तो आप 2m में से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। अब m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 6 तो इधर है ही है, 2 इधर गुना में, साइड बदल कर जाएगा भाग में। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब दूसरा मेंबर कौन है, m² + 1। m मतलब 3, m की जगह पे आप क्या वैल्यू लिखोगे, 3। तो 3 का स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 10। ठीक, उसी तरह से तीसरा मेंबर कौन है, m² - 1। m मतलब 3, 3 का स्क्वायर - 1, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 - 1 बराबर है 8। तो तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। पहला मेंबर 6, दूसरा मेंबर 10, तीसरा मेंबर 8। इसी तरह से आपने अगला सवाल करना है। अगले सवाल में आपके पास रकम क्या दी हुई है, 14। इसका मतलब 2m क्या है, 14 है। तो 2m की वैल्यू आपने क्या ले ली, 14 ले ली। बाकी की रकमें m² + 1 और m² - 1, उनको आप कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि 2m में से हम m की वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो 2m बराबर है क्या आ जाएगा, 14। तो m की वैल्यू आपके पास क्या बनी, 14। 2 इधर गुना में, साइड बदल कर जाएगा भाग में, 2 7 14। इसका मतलब m² + 1 और दूसरी रकम m² - 1। m² + 1 क्या होगा, 7 का स्क्वायर + 1, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 + 1 क्या बनेगा, 50। ठीक, अब आगे है m² - 1, m का मतलब 7, 7 का वर्ग -1, 7 का वर्ग क्या है, 49, 49 - 1 क्या बनेगा, 48। ठीक, ये है हमारी 6.2। अब हम आते हैं अपनी 6.3 पे। बहुत आसान है। अब आपके पास यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जब आप, पहला सवाल है कि दी हुई संख्याओं में, जैसे पहली संख्या आपके पास क्या दी हुई है, 9801। ठीक है। जब आपने इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल जब आप ज्ञात करोगे तो वर्गमूल की इकाई का अंक क्या आएगा। अब जब आपसे पूछा ही इकाई का अंक गया है, तो आप रकम का भी इकाई का अंक ही कंसिडर करो, रकम जो भी हो। जैसे इसमें आपके पास पहली रकम 9801 है। अगर रकम कोई भी हो, आपने उसका इकाई का अंक देखना है। अब इकाई का अंक 1 कैसे आ सकता है, या तो 1 को 1 से गुना करके 1 आ जाएगा, या 9 को 9 से गुना करने पर 81 वाला 1 जो है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि
9801 का जब आप वर्गमूल ज्ञात करोगे तो जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक या तो 1 बनेगा या 9 बनेगा। तो इन दोनों के आने की संभावना है। अब जैसे उसी तरह से अगला प्रश्न आपके पास 99,856 है। रकम क्या है? 99,856। अब यहाँ पे भी आपने इकाई का अंक ही बताना है ना, तो रकम का भी इकाई का अंक ही कंसिडर करो। रकम का इकाई का अंक क्या है? 6। अब 6 कैसे आ सकता है? या तो 4 को 4 से गुना करने पर 6 आ जाएगा, या 6 को 6 से गुना करने पर 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब आप इसका इकाई का वर्गमूल ज्ञात करोगे तो उसका इकाई का अंक या तो 4 बनेगा या 6 बनेगा। इसी तरह से आपने बाकी के सवाल करने हैं। ठीक, अब आपके पास दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। तो इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास कुछ संख्याएं दी हुई हैं। जैसे पहली संख्या आपके पास है 153, दूसरी है 257, तीसरी है 408, चौथी है 441। इसमें आपसे ये पूछा है कि बिना गणना किए आपने बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती और कौन सी हो सकती है। अब जैसे पहली संख्या आपके पास क्या है? 153 है। 153, ठीक है। अब 153 में इकाई का अंक क्या है? 3। लेकिन 3 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4 चौकी 16, 5 पंजे 25, 6 छेकम 36, 7 साते 49, 8 आठे 64, 9 नाए 81 या 10 दाए 100। अब यहाँ पे जितने भी हमने वर्ग बोले हैं किसी में भी इकाई का अंक 3 आया है? नहीं आया। तो जब वर्गमूल का ही इकाई का अंक 3 नहीं बनता, या वर्ग में किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 3 नहीं आता, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। उसी तरह से 257 है। क्या 57 हमने किसी भी संख्या के वर्ग में गिना? कहीं भी किसी भी संख्या का वर्ग 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4 चौकी 16, 5 पंजे 25, 6 छेकम 36, 7 साते 49, 8 आठे 64, 9 नाए 81, 10 दाए 100, कहीं पे भी किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 7 आया है? नहीं आया है। तो इसका मतलब ये भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब उसी तरह से अगली रकम आपके पास क्या है? 408। 8 भी किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अगली संख्या है 441। 441 में इकाई का अंक क्या है? 1। अब 1 दो कंडीशंस में आ सकता है, या तो 1 को 1 से गुना करने पर, या 9 को 9 से गुना करने पर 81 वाला 1। तो इसका मतलब इसके वर्ग होने की पूरी संभावना है। ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, संभावना है, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 1 है। ठीक, अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखो, तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान है। इसमें बार बार घटाने वाली विधि लेकर आपने वर्गमूल ज्ञात करना है। अब बार बार घटाना क्या है? विषम संख्याएं, लगातार की विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से आपने लगातार जो विषम संख्याएं हैं वो आपने घटानी है। किसमें से घटानी है? जो संख्या आपको दी हुई है। जैसे अब पहली संख्या आपके पास 100 है, तो आपने 100 में से घटाना शुरू करना है। पहले क्या घटाओगे? 1। 100 में से 1 घटाने पर क्या आता है? 99। अब 99 में से क्या घटाना है? अगली विषम संख्या। 99 में से 3 घटाओगे 96। अब 96 में से क्या घटाना है? 5। क्या बचेगा? 91। 91 में से क्या घटाना है? 7। क्या बचेगा? 84। 84 में से हमने क्या घटाना है? 9। 84 में से 9 घटाने पर हमारे पास क्या बचेगा? 75। 75 में से हमने क्या घटाना है? 11। क्या बचेगा? 64। 64 में से हमने क्या घटाना है? 13। क्या बचेगा? 51। 51 में से हमने क्या घटाना है? 15। क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे? 36। 36 में से हमने क्या घटाना है? 17।
क्या बचेगा? 19। 19 में से हमने क्या घटाना है? 19। क्या बचेगा? 0। तो कहाँ तक पहुँच गए हम? 0 तक पहुँच गए। शुरू कहाँ से हुए थे? 100 से शुरू हुए थे। अब ये देखो 100 से शुरू होके जो हमें संख्या दी हुई थी वहां से शुरू होके लगातार विषम संख्याएं घटाते हुए हम 0 तक पहुंचे। अब स्टेप गिनो, कितने स्टेप में हम 0 तक पहुंचे? पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10 स्टेप हो गए यहाँ पे पूरे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कितने स्टेप हो गए? 10। तो यही 10 आपका आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 का वर्गमूल जब हम ज्ञात करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। क्लियर? अब हम आते हैं अपने चौथे सवाल पे। उसके बाद अगली संख्या 169 है, वो आप खुद करोगे। अब है आपके पास अगली संख्या, अगली रकम है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपने वर्गमूल ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा देखो, पहली संख्या आपके पास क्या है? यहाँ पे आपने जो संख्या दी हुई है, जैसे पहली संख्या क्या है? 729 है। इसका वर्गमूल आपने ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं से भाग करते हुए आपने 1 तक पहुंचना है, पूरी तरह से इसको भाग करते जाना है। अब जैसे इसका इकाई का अंक तो 9 है, 2 पे तो जाएगा नहीं, हम 3 पे ट्राई करते हैं। 3 दूनी 6, 1 बच गया 7, 3 चौके 12, 3 तिये 9, फिर से 3 पे गया, 3 आठा 24, 3 एकम 3, फिर से 3 पे गया, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 साता 21, फिर से 3 पे गया, 3 नाई 27, फिर से 3 पे गया, 3 तिये 9, फिर से 3 पे गया, 3 एकम 3, 1 तक पहुंच गए। पूरी तरह से ये डिवाइड हो गया। अब आप ये देखो कितने सेट बन गए 3 की। पहला सेट पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, और हर पेयर में से आप एक एक रकम निकाल लो। 3 के एक पेयर में से 1 3 बाहर, 3 के दूसरे पेयर में से 1 3 बाहर, 3 के तीसरे पेयर में से भी 1 3 बाहर। अब तीनों को गुणा कर दो, 3 गुणा 3 गुणा 3, क्या आंसर आ जाएगा? 3 तिये 9, 9 तिया 27। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी के सवाल करने हैं। कोई भी रकम आपको दी हुई है, आपने उसका क्या पता करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करके जो पेयर बन रहे हैं उनको पेयर बना देना है और उनमें से एक मेंबर को बाहर निकाल लेना है। पेयर में से एक वैल्यू बाहर आएगी। ठीक, और उन सभी वैल्यूज को आप आपस में गुणा कर दोगे तो जो आंसर उनका गुणनफल होगा वो आपका आंसर बनेगा। बाकी की रकमों के लिए भी आप अपने आप करोगे और फोटो खींच के मुझे भेजोगे। अब हम आते हैं इसी एक्सरसाइज के 5वें सवाल पर। 5वां सवाल हमें क्या कहता है कि पहले तो है 5वां सवाल, इसमें है कि एटलीस्ट हमने वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जिससे ये जो संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको ये पता है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, और अब आपने वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जिससे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे पहली संख्या आपके पास है 252। ठीक है, अब आपने क्या करना है? पहले तो 252 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 2 पे गया, 2 एकम 2, आगे है 5, तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 छीके 12, फिर 2 पे गया, 2 छीके 12, 2 तिया 6, फिर 2 पे गया, 2 तिया 6, सॉरी 3 पे जाएगा, ये किस पे जाएगा? 3 पे। तो यहाँ पे आपके पास ये 3 पे गया, क्या बनेगा? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 पे गया, 3 साता 21, फिर 7 पे गया, 7 एकम 7। अब यहाँ पे ये देखो किसके पेयर बन रहे हैं? 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा। तो 7 में एक साथ और करना पड़ेगा ना, एक मेंबर और चाहिए, एक साथ आपको और चाहिए। जो चाहिए आप उससे इस रकम को गुणा कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या चाहिए? 7।
तो 7 आपका आंसर, 7 से गुणा करनी पड़ेगी। इसी तरह से के बाकी के सवाल हैं। जो पेयर आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा वो आपका आंसर, उसी से आपने गुणा करनी है। ठीक, समझ में आ गया। अब उसी तरह से आपका छठा सवाल है। छठा सवाल क्या कहता है कि आपने वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है कि जो दी गई संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। कैसे? भाग करने पर। पहले गुणा करनी थी, अब आपने बताना है ऐसी कौन सी छोटी से छोटी पूर्ण संख्या है जिससे भाग करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। पहला सवाल तो 252 है, पहली रकम आपकी 252 ही है, वो तो बिल्कुल पहले जैसा ही है कि 7 एक्स्ट्रा मिला हुआ था, अब वो 7 नहीं रहेगा तो हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो इसका मतलब 7 से भाग करना पड़ेगा। अब यहाँ पहले वाले सवाल में था गुणा करना, तो वहाँ पे 7 आपको और चाहिए था ताकि सेट पूरा बन जाए, तो 7 से गुणा करनी है। जब 7 एक्स्ट्रा है उसको निकालना है तो भाग करनी है। मैं आपको दूसरी रकम करवा देती हूँ। दूसरी रकम आपके पास है 2925। 2925। अब ये संख्या किस पे जाएगी? आंखें बंद करके इकाई का अंक देखकर 5 पे भाग कर दो। 5 5 25, 4 बच गया, 5 8 40, 5 5 25। फिर से ये 5 पे चली गई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 7 35। अब ये किस पे जाएगा? 3 पे। 3 3 9, 2 बच गया, 3 9 27। फिर से 3 पे गया, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 तो फिर पहले ही अभाज्य संख्या, 13 एकम 13। अब इसमें ये देखो कि 5 का भी जो सेट है वो पूरा बन रहा है, 5 का सेट आपका पूरा बन रहा है, 3 का भी सेट पूरा बन रहा है। फालतू क्या बचा? 13 फालतू है ना हमारे पास, तो 13 से ही हम इस रकम को भाग कर देंगे। इस रकम को आप किससे भाग करोगे? 13 से भाग कर दोगे। तो इसका मतलब इसका रकम को 13 से भाग करने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, यहाँ तक हम करते हैं आज 6.2 और 6.3। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, फोटो खींच के मुझे भेज देना। कल हम 6.4 करेंगे। ओके।